हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 को जो 7 फरवरी का एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, तो सब ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो आइए बिना देर के हुए चालू करते हैं। जो आज एग्जाम हुआ है उसका आंसर मिलाइएगा। आप सब अपना अपना आंसर कापी खोल लीजिए, कापी के सब मिलवाते रहिएगा। तो आइए बिना देर के हुए देखिए, सेट नंबर डी है आपका सेट नंबर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, आई, एफ, जे के कोई भी हो सकता है। सिर्फ सीरियल नंबर क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। केमिस्ट्री का है आज वाला पेपर। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ देख क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका सेट, हर एक आदमी अपना अपना सेट निकाल लीजिए, आंसर टिक बनाते चलिएगा। कितना सही है कितना गलती कमेंट में बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर है। तो अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, कौन बनाता है, तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण दोनों बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 81। सबका 100% करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख, परगलन विधि द्वारा धातु का ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयुक्त होता है, कार्बन का। किसका प्रयुक्त होता है, तो कार्बन का। ल्यूटियस है, तो ल्यूटियस क्या है, लेंथेनॉइड का। एफ ब्लॉक है, किसका तत्व है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो आता है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। तो किसका है, तो ल्यूटेनियस। चालू ही एल्यू से होता है, तो क्या है, ल्यूटेनियस लेंथेनॉइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, 21 से लेकर 30 तक। कहाँ से होते हैं, 21 से लेकर 30 तक, मतलब स्केडियम से लेकर जिंक तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। मतलब Ti प्लस 2I2 बराबर इतना इतना, मतलब इस कौन विधि है, तो वैन आर्कल विधि है, जो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। बहुत आसान है, यदि आपको याद है तो वैन आर्कल विधि से क्या कहते प्राप्त होता है, शुद्धिकरण क्या आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, बताइए। इसका आंसर आप लोग क्या मारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेरस। विद्युत अपघटन से किसका प्राप्ति होती है, तो फेरस, लोहा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय कौन है, ClO2, मतलब क्लोराइड ऑक्साइड ClO2। इसका आंसर क्या चल जाएगा, बी नंबर। ऑक्साइड अनुचुंबकीय कौन है, ClO2। इसका आंसर क्या चल जाएगा, बी। इसका आप परन संकरण निकालिएगा, उसी से आपका पता चल जाएगा से अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबक है। तो वेनेडियम क्या है, प्रतिचुंबक। वेनेडियम एस्केडियम क्या है, प्रतिचुंबकीय। क्या है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 3D इस तरह का, तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, सी। तो निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, तो स्केडियम क्या है, प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कॉपर में डी का स्थान 10 होता है, तो 3D10 और 4s1। तो आर्गन 3D10 4s1, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्म आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथेनॉइड तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-2 F के पावर 1 से लेकर 14 तक होता है, N-1 S2 होता है, P6 होता है, D01 होता है, NS2 होता है। आंसर हम क्या चल जाएगा, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्म आंसर है। सबका आंसर करेक्ट है, अपना अपना कौन आंसर मारे। यदि आपका सही होगा तो आपका मन खुश होगा, आपको गलती होगा तो दुखी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना आंसर मिला के कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है। तो रंगीन यौगिक कैसे निकालते, उसका परसंकरण निकाल के। तो इसमें रंगीन यौगिक कौन है, बताइए आप। इसका आंसर क्या मारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ag2SO4, मतलब सिल्वर सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर। Au मतलब सोना। ये बात याद कर लीजिएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी Ag नहीं होता, CuF2 होता है। क्या है, CuF2, कॉपर फेरेट। क्या होता है, कॉपर फ्लोराइड। तो निम्न कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, आंसर क्या चलेगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CuF2। तो 12 का करेक्ट आंसर CuF2, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, K2FeCN6 को लोहा का ऑक्सीकरण, मतलब Fe का क्या निकलना, ऑक्सीकरण संख्या निकलना। तो इसका 4 होता है, इसका -6 होता है। तो 4 में से करेगा -6 तो -2 हो जाएगा। अब -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। आंसर क्या चल जाएगा, 13 का ए। 13 का कन्फर्म आंसर क्या हो जाएगा, फेरस का ऑक्सीकरण संख्या ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जटिल आयन। अगला क्वेश्चन क्या है, जटिल आयन CO मतलब कोबाल्ट En2 Cl2 के पावर +1 है, तो CO का प्रभावी परमाणु संख्या पूछ रहा है। CO क्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या। तो बताइए क्या होगा, CO का प्रभावी परमाणु संख्या बताइए क्या होगा, तो 36। कितना होगा, 36। आप इसका निकाल लीजिएगा, कितना होगा, 36 कोबाल्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपोफास्फोरस अम्ल की संरचना सूत्र क्या होता है। तो हाइपोफास्फोरस को होता है HOPH, नीचे भी H, डबल बॉन्ड O होता है। इसका आंसर क्या चल जाएगा, 15 का कन्फर्म आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अमोनिया का सुखाया जाता है। अमोनिया किस में सुखाया जाता है, तो आंध्र CaCl2 में सुखाया जाता है। किसको सुखा, अमोनिया का सुखा, सॉरी
कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा सुखाया जाता है। तो अमोनिया को सुखाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा, जिसको हम चूर्ण भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा क्या होता है, अमोनिया को सुखाया जाता है। देन कन्फर्म 16 कन्फर्म आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 कन्फर्म आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है। तो सबसे प्रबल क्षार कौन है बताइए आप लोग, सबसे प्रबल क्षार कौन है, NH3। सबसे प्रबल क्षार कौन है, NH3 अमोनिया। सबसे प्रबल क्षार कौन होता है, अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, SO3 में H का संकरण होता है। तो SO3 में H का संकरण क्या होता है, यहाँ देखिए sp2। तो कन्फर्म आंसर क्या जगह 18 का है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का उच्चतम संयोजकता कितनी दी है, तो 6 होती है, परमाणु संख्या तो 2 4 हो जाएगा। तो बारीक कक्षा में कितना होगा संयोजकता 4। बारीक कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, आंसर क्या चलेगा 4। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव ऑक्सीकरण के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। आंसर क्या जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने तत्व कौन है, आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, आर्गन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न सेल में विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। इसका आंसर कन्फर्म आपके 0.32 वोल्ट होता है, 0.32 वोल्ट। इसका आंसर तो आप लोग को पता है, जो आप लोग पढ़े होंगे। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या होता है। तो क्या होता है, ओम पर सेंटीमीटर। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक इकाई क्या होता है, तो पर ओम पर सेंटीमीटर। कल के क्लास में क्वेश्चन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है। तो सबसे उच्चतम जलीय विलयन का क्वथनांक किसका होता है, 1% CaCl2 का। किसका होता है, CaCl2 का। सबसे अधिक जलीय क्वथनांक किसका होता है, तो 1% CaCl2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अनुसंख्यन गुणधर्म को है, तो हिमांक का अपनावन। इसे क्या अनुसंख्यक गुणधर्म, कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो हिमांक का अपनावन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब है, प्रासरण दाब है, प्रतिलोम प्रासरण होता है, क्वथनांक का अपनयन होता है, क्वथनांक का अपनयन होता है, लेकिन हिमांक का अपनमन नहीं होता, अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं। तो करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल में पराश्रयणी दाब असामान्य होता है। तो साधारण नंबर NaCl में। किस में होता है, तो NaCl में क्या होता है, पराश्रयणी दाब क्या होता है, असामान्य होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, बी। अगला सबका आंसर करेक्ट है, अपना अपना मिलवा चलेगा कितना आपके। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 है, तो अब क्वेश्चन नंबर 25 में हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 40 में हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह विलयन जो राउट के नियम को धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। जो राउट का नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। जो राउट का नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। अगला देखिए, समप्रसारी का दाब क्या होता है, परासरण दाब के बराबर होता है। समप्रसारी का दाब क्या होता है, परासरण दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जटिल आयन NiCN4 मतलब साइनाइड 4 के पावर -2 की आकृति कैसी होगी। तो इसको निकालना पड़ेगा। इसका निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए, इसका आएगा स्क्वायर प्लेनर, वर्ग तलीय। क्या आएगा, वर्ग तलीय। जैसे sp2 इसका होता है टेट्राहाइड्रल होता है। sp3 का क्या होता है, चतुष्फलकीय। क्या होता है, चतुष्फलकीय। तो इस तरह निकालेगा तो इसका sp3 संकलित है, इसका क्या होगा, वर्ग तलीय। आंसर क्या चलेगा, स्क्वायर प्लेनर। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, जटिल यौगिक CONH3 का IUPAC नाम निकालिए। तो इस यहाँ देखिए, सबसे पहले CO का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। CO का ऑक्सीकरण संख्या 3 अगर निकालिएगा तो, और इसका नामकरण करना है। तो यहाँ देखिए NH3 कितना है, 6, तो हेक्साइमिन हो जाएगा। 6 को हेक्स बोलते हैं, एमीन तो हेक्साइमिन हो जाएगा, एक कोबाल्ट हो गया, और Cl क्लोराइड। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब हेक्सा एमीन 6 को है, और क्लोराइड इसका IUPAC नाम 3 सही है, और क्लोराइड का क्लोराइड होता है। तब 30 का आंसर क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समायोजकता प्रदर्शित करता है। तो लिंकेज समायोजकता कौन प्रदर्शित करता है बताइए, CH3। कौन प्रदर्शित करता है, भले NH3 मतलब अमोनिया क्या करता है, लिंकेज समायोजकता मतलब आइसोमेरिज्म क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, जो आप लोग बहुत आसानी से पढ़े होंगे। NH3 के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो कार्बल एमीन अभिक्रिया को कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन कलोरल है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है। तो क्लोरल कौन है, CCl3 CH2H को क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। जो आप लोग पर बहुत आसानी, याद हो तो बनेगा, याद नहीं हुआ तो नहीं बने। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसे शून्य द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो पूछेगा किसका शून्य मतलब जीरो, किसका इलेक्ट्रिक पी का मान किसका 0 आता है। तो अब इसका फार्मूला जो पढ़ेंगे उससे निकालिएगा, CCH3 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आता है, जो आप लोग निकाल के कर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
H3CH, CH के ऊपर 3 है, CH क्लोराइड है, CH3। तो इसका देखिए आप ऐसे इस तरह नामकरण कीजिएगा, 1 2 नंबरिंग दीजिएगा 1 2, क्योंकि तो जो ग्रुप होता है उससे क्या करते हैं पहले चालू करते हैं। तो इस तरह कीजिएगा तो 2 पर क्लोरो आता है, 3 पर क्या आता है मेथिल आता है। तो इस तरह कीजिएगा। कार्बन का 1 2 3 4 5, तो ये तो ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन तो नहीं होगा। तो क्या होता है क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या होता है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा CH3CHO। क्या है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। तो CH3CHO देगा। क्या करेगा CH3CH, CHO क्या एल्डिहाइड। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देगा CH3CHO। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखिए, विनेगर में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है बताइए 6 से 10% एस्टिकम। बहुत आसान क्वेश्चन, विनेगर में उपस्थित क्या रहता था 6 से 10% एस्टिकम। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3COO C2H5 का यूपीएससी नाम क्या होगा बताइए। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा एथिल एथानोएट। इसका करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा B। 38 का करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बताइए क्या होता है। तो CnH2n+3n। एमीन मतलब n है तो क्या चलेगा इसमें एमीन आता है। n मतलब क्या आता है, n के साथ H3 जुड़ जाता है एमीन बन जाता है। तो इसका एक एमीन का सूत्र क्या होता है CnH2n+3n। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक। बहुत आसानी से जो पढ़े हो क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो आराम से बहुत आसानी से आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए NH3 से क्या करना तुलना करना है। NH3 से क्या करना तुलना करना है। सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है। तो देखिए 2 से 3 से क्या कम है एक, तो क्या होगा प्राइमरी एमीन। क्या होगा प्राइमरी एमीन। जितना NH3 कम रहेगा, जैसे 2 कम रहता है टर्सरी सेकेंडरी एमीन हो जाता है। मान लीजिए NH N रहता है सिर्फ, तो टर्सरी एमीन हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 42, वसा एवं तेल का स्रोत का दूध में भी वसा पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, इनमें सभी। आंसर क्या जाएगा इनमें सभी। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा D। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला पड़ेगा अभिक्रिया की सांद्रता पर। अभिक्रिया की सांद्रता कितना उस पर क्या करती है निर्भर करती है। वेग स्थिरांक क्या करके मतलब क्या उस पर निर्भर करती है, जो आप लोग पढ़े होंगे। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। सबका करेक्ट आंसर अपना अपना मिलाते चलिएगा, जिसका सेट कोड जो है से मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि का विक्रिया होता है। द्वितीय कोटि का विक्रिया। किस कोटि का विक्रिया में होता है द्वितीय कोटि का विक्रिया में होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे। प्रथम कोटि विक्रिया, द्वितीय कोटि विक्रिया सब पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में किसके बीच होता है। तो ताप गुणांक का मान 2 से 3 के बीच होता है। ताप गुणांक कितना होता है 2 से 3 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग का व्यंजक Ka(b)(n) है, तो अभिक्रिया की कोटि का विक्रिया का कोटि होता है A + B के, दोनों क्या जोड़ दीजिए। तो A⁻1 है, B⁻n, तो 1 + n लिखिए चाहे n+1 लिखिए, दोनों क्या है बराबर है। आंसर क्या चल जाएगा C। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। फेरिक हाइड्रोक्लोरिक कोलाइड विलयन में स्कंदन में निम्नलिखित में कौन अपघटय सबसे कम प्रभावी होता है। सबसे कम कौन होता है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। सबसे कम प्रभावित कौन होता है तो पोटेशियम ब्रोमाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का A। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 के बाद क्वेश्चन नंबर चेंज आ गया, 47 के बाद 50 हो गए। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, इसमें छूट गया। क्वेश्चन नंबर 48 था, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है। तो साबुन क्या है पैसिक कारक। साबुन क्या है पैसिक कारक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो इसमें कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है तो Fe+NO। क्या होता है Fe+MO मतलब मोवेडियम। तो फेरस प्लस मोवेडियम होता है। हेबर विधि वाला का आंसर क्या हो जाएगा Fe+NO। दो क्वेश्चन छूट गया। और निम्नलिखित में कौन पैसिक कारक था। साबुन क्या है पैसिक कारक। 48 का क्वेश्चन नंबर 49, 48 का A हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा 49 का B। मतलब पैसिक कारक साबुन को कहते हैं। हेबर विधि द्वारा क्या होता है Fe+MO। इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। अतः जल में विलय विटामिन को, इसका आप लोग क्लास में बताया था। WBC का फार्मूला क्या था WBC, ट्रिक याद करने। W मतलब वाटर, B मतलब विटामिन C, B और C मतलब B और C क्या होता है विटामिन घुलनशील नहीं होता है वाटर में। तो आंसर क्या चलेगा B। आंसर क्या चलेगा 50 का B, जो आप लोग को WBC बताया था। वाटर B और C मतलब विटामिन B और C क्या होता है घुलनशील नहीं होता है पानी में। तो आंसर क्या चलेगा B। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है, तो किस जो आप लोग पढ़ाए थायमिन का क्या जोड़ देते हैं ग्वानिन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं ग्वानिन। तो आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, जिसमें क्या बताए थे किससे किससे जुड़ता है। तो काम का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख,
क्वेश्चन नंबर 52 देख, युगशील बहुलीकरण का उत्पाद होता है पीवीसी। क्या होता है? पीवीसी। बहुलीकरण का उत्पाद कौन होता है? तो पीवीसी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित तो कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? बेकेलाइट, जो आप लोग बहुलक चैप्टर में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह दवा जो बुखार कम करती है क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक। क्या कहलाती है? आप लोग एंटीबायोटिक गलत मारा हुआ है। क्या होता है? एंटीपायरेटिक। जो दवा जो बुखार को कम करती है क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन डाइसेक्राइड है? डाइसेक्राइड क्या है? सुक्रोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, इसका क्या है? इसका क्या है? डाइसेक्राइड। इसको याद कर लीजिएगा। क्या 55 क्या हो जाएगा? ये 55 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। पाइमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। जो बहुत आसान क्वेश्चन था। पिंड केंद्रित, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। पिंड केंद्रित इकाई यानी जो आप लोग पढ़े, जिसमें आप लोग पढ़े थे CCC वाला, उसमें पिंड केंद्रित घनाई इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। पिंड केंद्र में कितनी होती है? 2। सेंटर पर कितना होता है? 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को रवादार ठोस होता है। क्या है? ग्लास क्या है? रवादार ठोस नहीं। ठोस नहीं मतलब KCl तो ठोस आते हैं, रोम्बिक सल्फर भी क्या है? ठोस नहीं, ठोस है। और CaCl भी क्या है? ठोस। लेकिन ग्लास क्या है? रवादार ठोस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास। 58 करेक्ट आंसर ग्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्रिस्टलीय में कितने प्रकार के विरेवस जालक की संभावना हो सकती है? बताइए कितने? 14। जो आप लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे, F14 वाला ना पढ़े तो क्रिस्टल में कितने प्रकार के विवरस जालक संभव? 14 को। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तिका कितने? इसका भी फॉर्मूला सब लोग निकाले। कितना आया था? 32। आंसर कितना आया था? 32। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या चलेगा? 32। पिंड केंद्रित घनाकार में कितना होता है? 32। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, मतलब विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण किस पर होता है? नोड पर या कैथोड पर? किस पर होता है? नोड पर। अपकरण किस पर होता है? तो कैथोड पर। बात याद करिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा? 61 का A। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन में मुक्त करने के लिए प्रयुक्त कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है? 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए तो क्या निकालिए? 32 ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। मुक्त करने के लिए कितने विद्युत की? 16 2 गो है। कितना है? 2 गो। क्योंकि O2 अणु का सूत्र क्या होता है? O2। तो एक ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16 और 2 के 32। तो 32 करके 1 बच गया। कितना हुआ? 1 माइक्रोफेराड। आंसर क्या चल जाएगा? 62 का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफेराड। जंग क्या है? तो जंग क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जंग क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जंग क्या है? तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भले D। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म क्या है? प्राइमरी ट्राई हेलोजन उत्पन्न। क्लोरोफॉर्म CCl3 CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या है? ट्राई। 3 है तो ट्री का मतलब ट्राई हेलोजन उत्पन्न। समझ में आया कि ना? 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? एल्कोहल क्या है? एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? OH। इसमें भी OH है, इसमें भी OH। तो एल्कोहल का क्या? इनमें सभी। एल्कोहल के क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अनुसूत्र C4H10O में कितने समावयवी एल्कोहल है? तो यहाँ देखिए बहुत आसान क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है। इस बार जो एग्जाम है इसमें बहुत आसान क्वेश्चन। आप लोग का किसी का सही होता होगा तो खुशी होता होगा, किसी की गलती होता है दुख होता होगा। इससे कोई बड़ा बात नहीं। यहाँ देख, अनुसूत्र C4H10 में कितने समावयवी एल्कोहल? आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। आपका कितना सही है जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, किताब में खोज के आंसर ला रहे हैं, सब चीज़ का आंसर करेक्ट बता रहे हैं। इससे मेहनत लगता है, तो मेहनत के लिए आप लोग के कमेंट जरूर बनता है। इससे कितना सही हुआ बताइए। अनुसूत्र C4H10O में कितने समावयवी है? तो 4 गो। कितने समावयवी है? तो 4 गो। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय K2Cr2O7 मतलब जो आप लोग पढ़े थे पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीकरण मेथिल अल्कोहल देता है। क्या देता है बताइए? तो क्या देता है? HCOOH मतलब एस्टिक अम्ल देता है। क्या देता है? तो एस्टिक अम्ल देता है, जो आप लोग को पढ़ा दिए थे क्लास में। अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण के मेथिल अल्कोहल देता है। क्या देता है? HCOOH देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइएथिल ईथर का दवा का रूप में उपयोग किया, निश्चेतक के रूप में क्या था उपयोग किया था? बेहोश करने के। डाइएथिल ईथर का उपयोग क्या है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताइए। कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2NO। क्या होता है? CnH2NO कार्बोनिल यौगिक का सूत्र होता है। अगला देखिए, कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? बहुत लोग द्रव तो होता ही नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? गैस है। क्या है? तापमान पर क्या? गैस अवस्था में रहता है। द्रव में क्या रहता है बताइए? धातु थोड़ी ना पूछ रहा है, ऐसा मार दिए। तो कमरे के ताप का नंबर फॉर्मेल्डिहाइड का गैस रहता है। देखिए 70 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब चला था सब्जेक्टिव। संपर्क विधि से ऑसवाल्ड विधि द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताएं। जो कल के वीडियो हम डाले थे जिसमें हम सब्जेक्टिव कराए थे, टॉप 50 सब्जेक्टिव, देखिए उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए, जैसे
यहाँ देखिए क्वेश्चन धातुमल क्या है, इसका क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। फैराडे की विद्युत अपघटन वाला ये भी आसान क्वेश्चन है। जटिल यौगिक ये भी आसान क्वेश्चन था। अर्हनीय समीकरण ये भी आसान क्वेश्चन है। तो इस बार क्वेश्चन क्या थे? आसान आसान दिया हुआ था। देखो क्वथनांक का उन्नयन ये भी आसान क्वेश्चन है। एल्कोहल के फिनॉल में अंतर, नाइट्रोजन के अणु में कम क्रियाशील क्यों होते, ये भी आसान क्वेश्चन था। राउट के नियम लिखना है और 10 अनादर्श विलयन क्या करना है बताना किस प्रकार है। तो राउट का जो नियम पालन करता है उसे आदर्श कहते हैं, जो राउट का नियम पालन करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इस बार आसान अयस्क के सांद्रण भी क्वेश्चन कल बता दिए थे। मेथिल अम्ल एवं एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर बताना, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम करना है। यहाँ देखिए अगला चला आता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे करें। डीएनए कल के वीडियो में बताया, कार्बो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जो सबके कल वीडियो बता दिए थे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आपका कितना सही हुआ कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा।